हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्केलर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग आर प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। और आर एक लैंग्वेज है जो कि स्टैटिस्टिशियंस ने बनाया था, स्टैटिस्टिशियंस के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी इजी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो तो आर आपका गो टू लैंग्वेज होना चाहिए। इसके अलावा आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं और एमएल एल्गोरिदम्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं आर के साथ। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली सीखने वाले हैं आर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आर के फंडामेंटल सीखते हुए। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग आर के जो भी डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स है और डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है उनको अच्छे से सीखेंगे। तो ये रहेगा हमारा आज का एजेंडा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो ऑन दैट नोट, इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने आर स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये हमारा आईडी है जहाँ पे हम लोग पूरा आर प्रोग्रामिंग का कोड लिखने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 4 विंडो है। और ये जो टॉप लेफ्ट में है या फिर पहला वाला विंडो है इसको हम स्क्रिप्ट विंडो बोलेंगे। और मान लीजिए आपको कुछ 100 लाइन का या फिर 1000 लाइन का या फिर जो भी है आपका पूरा स्क्रिप्ट है, कोडिंग स्क्रिप्ट है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। नीचे आपका कंसोल विंडो आ जाता है। यहाँ पे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे 3+4 मैं एंटर दबाऊँ, आप देख रहे हो ये यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट हो गया है। फिर ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। ये आपको एनवायरनमेंट है जहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं या फिर डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। और आपको यहाँ पे हिस्ट्री वाला भी मिलेगा, जो भी आपने कमांड्स अभी तक रन किए हैं। तो आप देख रहे हो 3+4 जो कि मैंने अभी रन किया है वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में दिख जाएगा। तो जो भी आपका पूरा हिस्ट्री है कमांड्स का वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये आपका हेल्प और फाइल्स वाला यहाँ पे टैब है। तो मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डेटा सेट हो गया है, कोई भी कमांड हो गया है, कोई भी लाइब्रेरी हो गया है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको यहाँ पे हेल्प वाले सेक्शन में मिलेगा। फिर पैकेजेस हो गए। तो अगर आपने पाइथन के साथ काम किया है तो आपको पता होगा कि पाइथन में जो है बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज है। उसी तरह से आर में भी बहुत सारे लाइब्रेरीज है। तो जो भी आपके लाइब्रेरीज है यहाँ पे या फिर पैकेजेस है वो आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेंगे। और मान लीजिए आपको कोई नया इंस्टॉल करना है, नया पैकेज इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करिए और उसका नाम लिख लीजिए। मान लीजिए एक लाइब्रेरी है या फिर पैकेज है जिसका नाम है डिप्लॉयर। तो मैं यहाँ पे डिप्लॉयर लिख दूंगा और जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर मुझे कोई भी प्लॉट बनाना हो यहाँ पे प्लॉट वाला आपको दिखेगा। फिर जो भी मेरे पास फाइल्स है वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे दिखेंगी मेरे पास। तो ये सब है मेरे 4 विंडो यहाँ पे। अभी क्योंकि हमने आर स्टूडियो का एक ग्लिम्स देख लिया है, अभी मैं जाके जो है बेसिक जो आर प्रोग्रामिंग है वो अभी समझेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम करते हो आप एसेंशियली डेटा के साथ डील करते हो। अभी अगर हम डेटा के साथ डील करते हैं तो इस डेटा को कहीं ना कहीं तो हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा और यहीं पे हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। और वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है टेम्पररी स्टोरेज स्पेस। मान लीजिए कि आपको जो एक चिप्स पैकेट स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, आप किचन में जाओगे, एक बॉक्स लोगे, उस चिप्स पैकेट को जो है उस बॉक्स में स्टोर कर लोगे। फिर आपको भूख लगा, आपने जो है वो चिप्स खा लिया। मान लीजिए ये जो है पोटैटो चिप्स थे वो आपने ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद उसको आप जो है बनाना चिप्स से रिप्लेस करोगे। फिर वो भी आपने ख़त्म कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, मान लीजिए चॉकलेट चिप्स लिया आपने, चॉकलेट चिप्स को जो है बॉक्स में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो बॉक्स है वो बॉक्स आपका वेरिएबल हो जाएगा और उसमें जो भी वैल्यूज़ है वो आप चेंज कर रहे हो। इसी तरह से आपका प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी वेरिएबल रहता है जो कि आपका टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। और इस टेम्पररी स्टोरेज स्पेस में आप वैल्यूज़ चेंज करते रह सकते हो। मैं यहाँ पे जो है उसी चीज़ का आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। मान लीजिए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं a और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a = 3 और अभी मैं a को प्रिंट कराऊंगा। आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है 3। अभी क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, मैं जो भी इसमें वैल्यू स्टोर्ड होगा उसको चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं लिखूंगा a = 6
और अभी अगर मैं a को प्रिंट कराऊंगा, आप देख रहे हो 6 प्रिंट हो गया। तो इनिशियली 3 स्टोर्ड था a में, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है 6 से। इसी तरह से, क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, अभी मैं इसमें 9 स्टोर करूंगा और अगर मैं a को प्रिंट करूंगा आपको फिर से जो है 9 दिखेगा। तो इनिशियली 3 स्टोर था, उसको रिप्लेस कर दिया 6 से, फिर से 6 को भी रिप्लेस कर दिया है 9 से। तो ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ वेरिएबल। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक वेरिएबल जो है कुछ डेटा टाइप से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपका डेटा जो है हर तरह का हो सकता है। मान लीजिए अभी जो है हमने बस नंबर्स का एग्जांपल देखा, आपका डेटा नंबर फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होता है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, एक वेरिएबल a बनाया था, उसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर किए थे। अभी कुछ अलग करते हैं। मान लीजिए मैं var1 करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसमें मैं डबल कोट्स यूज़ करके जो है कुछ लिखता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ स्केलर। अभी एंटर दबाऊंगा और इसका क्लास देखते हैं। क्लास ऑफ var1, आप देख रहे हो ये कैरेक्टर टाइप का है। इसी तरह से अभी मैं क्या करूँगा, var1 इज इक्वल टू 10.10 करता हूँ। अभी अगर मैं क्लास ऑफ var1 करूँ, आप देख रहे हो ये न्यूमेरिक हो जाएगा। फिर से अभी मैं क्या करूँगा, var1 इज इक्वल टू मैं ट्रू कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रू क्या है, ये ट्रू बुलियन वैल्यूज है आपके। तो बुलियन वैल्यूज में आपको ट्रू और फॉल्स होता है। इसको मैं एंटर दबाता हूँ। फिर से मैं अगर इसका क्लास देखूँ, क्लास ऑफ var1, आप देख रहे हो ये लॉजिकल टाइप का हो गया है। एंड देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप का भी डेटा होता है। तो आपने शायद से आपके हाई स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सीखा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि एक नंबर हो गया है 3 + 4i, तो 3 + 4i में 3 आपका रियल पार्ट हो चुका है, 4 आपका इमेजिनरी पार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 + 4i, फिर से मैं इसको var1 में स्टोर कर देता हूँ। मैं एंटर दबाऊँगा। अभी मैं क्लास ऑफ var1 अगर देखूँ, आप देख रहे हो ये भी जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो इस तरह से आप एक वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हो और ये सभी वैल्यूज़ जो है अलग अलग डेटा होंगे यहाँ पे, या फिर अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे। दोस्तों ये है बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत सीख लिया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, ऑपरेटर्स करके लिख देता हूँ। और ऑपरेटर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो गया हमारे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाएंगे प्लस, माइनस, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं num1 लेता हूँ, num1 में मैं स्टोर करूँगा 10 और num2 लूँगा, num2 में स्टोर करूँगा 20। इन दोनों को यहाँ पे मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये दोनों हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए num1 एग्जीक्यूट करूँगा, num1 में 10 स्टोर्ड है। अभी num2 एग्जीक्यूट करूँगा, आप देख रहे हो num2 में 20 स्टोर्ड है। तो इस तरह से मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अभी हम इन दोनों पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे। तो मैं अगर लिखूँगा num1 + num2, आपको दिखेगा 30, बिकॉज 10 + 20 = 30। अभी इसी तरह से अगर मैं num1 - num2 लिखूँगा, आपको -10 मिलेगा, बिकॉज 10 - 20 = -10। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ, अगर मैं इसको लिखूँ num2 - num1, आपको 10 मिलेगा, बिकॉज 20 - 10 = 10। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिविजन। तो num1 डिवाइडेड बाई num2, जो कि हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या है भाई, आधा है, मतलब 0.5 है। अगर इसी को मैं num2 डिवाइडेड बाई num1 करूँ, आपको 2 मिलेगा, बिकॉज 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2/1, विच इज इक्वल टू 2। एंड फाइनली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बचेगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा num1 × num2 और हमें वैल्यू मिलेगा 200। तो ये सब हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। आगे बढ़ते हुए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे।
तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास हो जाएंगे लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। मान लीजिए हमारे पास दो या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स हैं और मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में वैल्यू कंपेयर करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में रिलेशनल ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं var1 कर लेता हूँ। var1 में मैं 55 स्टोर करूँगा और var2 में 99 स्टोर कर लेता हूँ। इन दोनों को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जो है मैंने दो नए वेरिएबल क्रिएट कर लिए, var1 var2। var1 में 55 स्टोर्ड है, var2 में 99 स्टोर्ड है। अभी मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करूँगा। तो अभी मैं अगर लिखूँ var1 लेस देन var2, var1 लेस देन var2 आपको ट्रू मिलेगा बिकॉज 55 इज लेस देन 99। अगर वही मैं यहाँ पे var1 ग्रेटर देन var2 लिखूंगा, आपको फॉल्स मिलेगा बिकॉज 55 इज नॉट ग्रेटर देन 99। फिर आगे बढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों में जो वैल्यूज़ है वो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा var1 इज डबल इक्वल टू var2। यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 55 इज नॉट इक्वल टू 99। एंड देन फाइनली नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा var1 इज नॉट इक्वल टू। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू सिंबल का, इसको हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। var1 नॉट इक्वल टू var2 आपको ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा बिकॉज 55 इज नॉट इक्वल टू 99। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। एंड देन फाइनली हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे जो कि एंड और आर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड और। मैं इन दोनों का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड का रिजल्ट ट्रू हो या फिर दोनों ऑपरेंड ट्रू हो। और ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट तब देगा जब कोई भी ऑपरेंड जो है ट्रू हो। अब ये थोड़ा सा वेग लग सकता है या फिर कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं इन दोनों को जो है यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं मान लीजिए लिखूँगा bool1 में जो है मैं ट्रू स्टोर कर देता हूँ और bool2 में मैं फॉल्स स्टोर कर लूँगा। अभी यहाँ पे अभी मैं एंड ऑपरेटर के साथ काम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा bool1 एंड bool2, एंटर दबाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक्चुअली इन दोनों को रन करना पड़ेगा, मैंने इनको रन नहीं किया है, राइट। तो bool1 bool2 इन दोनों को मैंने यहाँ पे अभी बना दिया है। bool1 एंड bool2 अभी आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। अभी मैं इनको चेंज करता हूँ। bool1 में जो है मैं फॉल्स ले लेता हूँ, bool2 में जो है ट्रू ले लेता हूँ। अभी अगर मैं bool1 एंड bool2 लिखूँ, इसमें स्पेस दे देता है थोड़ा सा, अभी भी आपको फॉल्स मिलेगा बिकॉज फॉल्स एंड ट्रू इज ऑल्सो फॉल्स। फिर आगे बढ़ते हुए मैं इसको भी फॉल्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं फॉल्स कर लेता हूँ इसको। फिर से मैं यहाँ पे ये स्टोर करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा bool1 एंड bool2, इसको रन करूँगा, फिर से फॉल्स मिलेगा बिकॉज फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स। और एक फाइनल केस देख लेते हैं हम। फाइनल केस में क्या हो जाएगा, bool1 में जो है मैं ट्रू स्टोर कर रहा हूँ, bool2 में भी जो है मैं ट्रू स्टोर कर रहा हूँ। इन दोनों को अभी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड देन फाइनली इस बार जब मैं bool1 एंड bool2 एग्जीक्यूट करूँगा, आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा बिकॉज ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो जब भी आप एंड ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हो, तो जब दोनों ऑपरेंड आपके ट्रू होते हैं फाइनल रिजल्ट में, तभी आपको ट्रू मिलेगा, वरना आपको फॉल्स ही मिलेगा। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग और ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। तो ये जो आप पाइप वाला सिंबल या फिर स्ट्रेट जो लाइन है, ये जो सिंबल देख रहे हो, इसको हम और ऑपरेटर बोलेंगे। अभी फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, bool1 और
bool 2 करता हूँ। तो अभी bool 1 में ट्रू स्टोर्ड है, bool 2 में ट्रू स्टोर्ड है, ट्रू और ट्रू क्या हो गया भाई, ट्रू है। अभी इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे bool 1 में अभी ट्रू स्टोर्ड है, bool 2 में फॉल्स स्टोर्ड है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से bool 1 और bool 2 चलाऊँगा। अभी मैंने bool 1 और bool 2 चला, फिर से ट्रू मिला, बिकॉज ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। इसको फिर से चेंज कर देंगे। अभी हम bool 1 में फॉल्स लिखेंगे, bool 2 में ट्रू लिखेंगे। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कंसोल को, कॉपी करके जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर से हम bool 1 और bool 2 देखते हैं, फिर से ट्रू मिलेगा, क्योंकि फॉल्स और ट्रू इज ऑल्सो ट्रू। और हमारा जो फाइनल केस है, यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉल्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा फॉल्स फॉल्स। एंड फाइनली जब मैं रन करता हूँ bool 1 और bool 2, यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे फॉल्स इसलिए मिला है क्योंकि दोनों केस में जो है फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में आपको ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों ऑपरेंड आपके ट्रू हो, एंड और ऑपरेटर में आपको फॉल्स तभी मिलेगा जब आपके दोनों ऑपरेंड फॉल्स हो। तो ये हमारे जो है अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हो गए। फिर अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा जो है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है भाई? तो आपको ज़िंदगी में जो है बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये डिसीजन जो है आप कोई कंडीशन के हिसाब से लेते हो। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि एक मॉक टेस्ट दे दो, और कंडीशन ये है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में मान लीजिए 90 से ऊपर आता है तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं वो आपको एक पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाएंगे या फिर पिज़्ज़ा खरीद के देंगे। और अगर वही आपको 90 से कम आएंगे तो बोलते हैं आपको और एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, इफ़ एल्स। तो इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन यू विल गेट पिज़्ज़ा, एल्स मार्क्स लेस देन 90 गिव अनदर मॉक टेस्ट। काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल है रियल लाइफ। तो ऐसी सिचुएशंस को जो है हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग पैराडाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए एक वेरिएबल फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं लिखूँगा var1, और var1 में जो है मैं 77 स्टोर कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे इफ़ का सिंटेक्स लिख के मैं दिखाता हूँ। तो इफ़ var1 is equal to 77, तो इफ़ var1 is equal to 77 क्या करना है भाई, यहाँ पे मान लेता है प्रिंट ऑफ, यहाँ पे हम लोग स्केलर कर देंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको रन करता हूँ। तो क्या हुआ अभी, इफ़ var1 is डबल इक्वल टू 77 प्रिंट दिस, मतलब ये हमने इफ़ कंडीशन चलाया और इफ़ कंडीशन में जो भी था वो ट्रू हो गया। और क्योंकि ये ट्रू एवेल्युएट हुआ है, मैं इसके बॉडी में एंटर करूँगा और इसके बॉडी में जो भी रहेगा मैं उन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूँगा। और अभी यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, प्रिंट स्केलर, बस एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है और मैंने उसी प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे चला दिया है और वो यहाँ पे आ गया। अब बट ऑन द अदर हैंड मान के चलिए कि यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो var1 में 77 है, मैं इसको चेंज करता हूँ। इफ़ var1 इज इक्वल टू 55 प्रिंट स्केलर, एल्स मैं क्या प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट एकेडमी। अभी मैं इस पूरे चीज़ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और अभी एंटर दबाऊंगा। आप देख रहे हो इफ़ var1 इज डबल इक्वल टू 55, तो ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया है भाई, क्योंकि var1 जो है 77 के बराबर है। तो क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गया है, मैं इफ़ में जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दूंगा और डायरेक्टली एल्स पे आ जाऊँगा। और एल्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्स में प्रिंट एकेडमी है और उसी चीज़ को जो है हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अभी हम लोग डेटा मैनिपुलेशन के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। तो नॉर्मली आर और पाइथन ये जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए या फिर डेटा एनालिटिक्स टास्क के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी तक जो है हमने आर के सारी बेसिक सीख लिए, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ करता है जिसके लिए आर एक्चुअली बनाया गया है।
और इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है जिसका नाम है डिप्लायर। और डिप्लायर आर का प्राइमरी पैकेज है या फिर लाइब्रेरी है जिसके साथ हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे पाइथन के साथ अगर आपने काम किया हो तो पाइथन में पांडास लाइब्रेरी है और आर में जो है हमें डिप्लायर मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइब्रेरी ऑफ डिप्लायर। तो इसको जो है हमने अभी लोड कर लिया है। फिर इसके बाद हमें डेटा मैनिपुलेशन करना है तो हमारे पास डेटा की ज़रूरत है। तो फिर से जो है आर स्टूडियो में आपको एक इनबिल्ट डेटा सेट मिलेगा जिसका नाम है आइरिस। यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू ऑफ आइरिस, मैं एंटर दबाता हूँ। आपको जो है यहाँ पे ये डेटा सेट मिल गया। इसके बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखूँगा और क्वेश्चन मार्क के बाद मैं डेटा सेट का नाम लिख दूँगा। आपको यहाँ पे जो है एडगर एंडरसन्स आइरिस डेटा करके यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये आइरिस डेटा सेट जो है आपको ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। ये क्या है, गिव्स द मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ द वेरिएबल सेपल लेंथ एंड विड्थ, पेटल लेंथ एंड विड्थ। तो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये जो है आपके 4 मेन वेरिएबल्स हो गए। फिर आपके ये जो आइरिस फ्लावर है इसको 3 अलग अलग स्पीशीज़ है। वो 3 अलग स्पीशीज़ क्या है, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। फिर ये आपको और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये इसका सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है, और यहाँ पे जो है आइरिस डेटा सेट के साथ कैसे काम करना है, कुछ एग्जांपल्स भी है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इनबिल्ट डेटा सेट है या फिर कुछ पैकेजेस है या फिर कुछ फंक्शंस है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ये जो हेल्प सेक्शन है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये हमने जो है हमारा डेटा सेट यहाँ पे ओपन कर लिया है। क्योंकि मुझे अभी डिप्लायर के साथ काम करना है और मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी को भी लोड कर लिया है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये सभी जो आपके अलग अलग कॉलम्स हैं, इन सभी कॉलम्स में से मुझे बस एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मुझे ये जो पेटल लेंथ वाला कॉलम है, जो बीच वाला कॉलम है, उसी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका मैं सिंपल सा कमांड लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे डेटा सेट का नाम लिखना पड़ेगा जो कि हो जाएगा आइरिस। फिर इसके बाद मैं जो है यहाँ पे ये भी जो है आपका पाइप ऑपरेटर होगा, ये जो आप देख रहे हो परसेंट सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, परसेंट सिंबल, ये भी आपका पाइप ऑपरेटर कहलाता है। और इसको जो है ये पाइप ऑपरेटर, आप नॉर्मली पाइप क्या करता है, मान लीजिए आपके पास 2-3 पाइप्स हैं, तो आप 2-3 पाइप्स को जो आप कनेक्ट करते हो, राइट। जैसे रियल वर्ल्ड में पाइप आप अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करता है, उसी तरह से ये पाइप ऑपरेटर भी जो है आपके आर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट फंक्शंस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं इस डेटा सेट को डिप्लायर के एक फंक्शन के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा और वो फंक्शन क्या है, सिलेक्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिप्लायर, तो ये सिलेक्ट फंक्शन जो है डिप्लायर पैकेज से आता है। तो आइरिस डेटा सेट से मैं जो है स्पेसिफिकली ये पेटल लेंथ वाला जो कॉलम है उसी को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेटल डॉट लेंथ और इसको मान लीजिए हम लोग स्टोर करते हैं आइरिस अंडरस्कोर PL। मैं एंटर हिट करूँगा, व्यू ऑफ आइरिस अंडरस्कोर PL। आप देख रहे हो ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था, ओरिजिनल डेटा सेट में से मैंने बस ये जो पेटल लेंथ वाला कॉलम है उसको सेलेक्ट किया है या फिर एक्सट्रैक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस सेलेक्ट फंक्शन। और इस कंडीशन को जो है या फिर इस सिंटेक्स को अच्छे से समझे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डेटा सेट का नाम लिखा है। डेटा सेट का नाम क्या है यहाँ पे, आइरिस। फिर उसके बाद मैंने पाइप ऑपरेटर यूज़ किया है एंड देन मैंने फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे। तो आइरिस, पाइप ऑपरेटर, फंक्शन, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये कॉलम को सेलेक्ट कर रहा है, वो कॉलम हो गया है पेटल लेंथ। तो इस आइरिस डेटा फ्रेम में से मैं ये पेटल लेंथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ और उस नए ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है मैंने यहाँ पे आइरिस अंडरस्कोर PL। और जब मैं इसको ओपन करता हूँ या फिर व्यू करता हूँ, आप देख रहे हो ये चीज़ को मैंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है। फिर इसी तरह से मान लीजिए मुझे अभी ये पूरे कॉलम्स में से मुझे बस ये स्पीशीज़ वाला कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है। तो सिंटेक्स आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे डेटा सेट का नाम लिख दीजिए, फिर इसके बाद आप पाइप ऑपरेटर लिख दीजिए। तो परसेंटेज सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, फिर से परसेंटेज सिंबल। इसके बाद आप जो है सेलेक्ट फंक्शन लिखिए।
सेलेक्ट फंक्शन में आपको कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, स्पीशीज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आयरस अंडरस्कोर स्पीशीज करके एक नया ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। एंटर दबाते हैं। फिर व्यू ऑफ आयरस अंडरस्कोर स्पीशीज, और ये देख रहे हो मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से मैंने इस कॉलम को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट किया है और उसको मैंने स्टोर कर दिया है आयरस स्पीशीज वाले ऑब्जेक्ट में, और ये बस मेरे पास यही वाला कॉलम प्रेजेंट है। तो ये तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऑल्टरनेट कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है। मुझे सेपल लेंथ वाला कॉलम चाहिए, पेटल लेंथ वाला कॉलम चाहिए और स्पीशीज़ वाला कॉलम चाहिए। तो वो भी जो है हम लोग कर सकते हैं। फिर से प्रोसेस सेम रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आयरिस लिखूँगा, फिर इसके बाद पाइप ऑपरेटर देना पड़ेगा मुझे। तो परसेंटेज सिंबल ग्रेटर देन परसेंटेज सिंबल, फिर जो है मुझे सेलेक्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीपल कॉलम्स दूंगा। सबसे पहले मेरा कॉलम हो जाएगा सेपल लेंथ, फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा पेटल डॉट लेंथ, एंड देन मेरा और एक कॉलम हो जाएगा यहाँ पे स्पीशीज़। तो आयरिस डेटा सेट में से मैं सेपल लेंथ, पेटल लेंथ और स्पीशीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और इसको मान लीजिए मैं स्टोर करूँगा आयरिस लेन स्पीशीज़। फिर व्यू ऑफ आयरिस लेन स्पीशीज़ जब मैं देखता हूँ, आप देख रहे हो ये जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से मैंने सेपल लेंथ, पेटल लेंथ और स्पीशीज़ को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये है मेरा सेलेक्ट यहाँ पे मेथड, और यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग भी कर सकता हूँ। तो अभी ये मान लीजिए मुझे बस यहाँ पे तो बस मेरे पास 5 ही कॉलम है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सिनारियोस रहता है कि आपके पास कुछ 100 कॉलम हो या फिर 1000 कॉलम हो, और आपको वो सभी कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं जहाँ पे जो कोई कॉलम का नाम जो है एक पर्टिकुलर लेटर से या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर से स्टार्ट होता है। तो वो भी हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मान लीजिए मुझे वो सब कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करने हैं जो एस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आयरस, फिर ये पाइप ऑपरेटर, यहाँ पे सिलेक्ट लिखूँगा, और यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि है स्टार्ट्स विथ यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं बस एस लिख दूँगा। फिर इसको मैं आयरस स्टार्ट एस करके एक यहाँ पे मैंने और एक वेरिएबल बना लिया है, व्यू ऑफ आयरस स्टार्ट एस। और आप देख रहे हो ये जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है यहाँ पे आयरस, इसमें 5 कॉलम प्रेजेंट है। इसमें से मैंने वही सब कॉलम एक्सट्रैक्ट किया है जो कि कैपिटल एस से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ एंड स्पीशीज़। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ करके देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको कैपिटल एस से स्मॉल एस कर देता हूँ और उसको उसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करूँगा। तो फिर से व्यू ऑफ आयरस स्टार्ट एस, आप देख रहे हो ये भी सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पे आप शायद से ये वाला जो स्टार्ट्स विथ एट्रीब्यूट है ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप स्मॉल एस दो या फिर कैपिटल एस हो, वो जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह से इस डेटा फ्रेम में से मान लीजिए मुझे वो सभी कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं जो कि कैपिटल पी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो है सेम प्रोसेस रहेगा। आयरिस लिखूँगा, फिर यहाँ पे पाइप ऑपरेटर हो जाएगा, फिर मुझे सेलेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट्स विथ, और इसके अंदर जो है मैं कैपिटल पी दे देता हूँ। फिर इसको मैं स्टोर करूँगा आयरिस स्टार्ट पी, और अभी हम इसको व्यू करते हैं। व्यू ऑफ आयरिस स्टार्ट पी, आप देख रहे हो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। इस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से हमने बस वही कॉलम एक्सट्रैक्ट किया है जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया है सेलेक्ट मेथड फ्रॉम डिप्लॉयर लाइब्रेरी। फिर इसके बाद हमारे पास और एक मेथड है जो कि है फिल्टर। अभी तक हम लोग जो है कॉलम्स के साथ काम कर रहे थे सेलेक्ट मेथड के साथ, अभी हम फिल्टर मेथड के साथ रोज़ के साथ भी काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे कुछ रोज़ को एक्सट्रैक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ वन कंडीशन या फिर मल्टीपल कंडीशंस, तो ऐसे सिचुएशन में फ़िल्टर मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए सिंपल सा कंडीशन है, मुझे वो सभी रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं जहाँ पे सेपल लेंथ का वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा है। तो फिर से
प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले आपका डेटा फ्रेम का नाम जो है यहाँ पे दे दीजिए। डेटा फ्रेम क्या है? आयरिस। फिर इसके बाद आप पाइप ऑपरेटर यूज़ करिए कनेक्ट करने के लिए। और मुझे कनेक्ट किस चीज़ से करना है? मुझे कनेक्ट करना है फ़िल्टर फंक्शन से। और आप देख रहे हो ये फ़िल्टर फंक्शन फिर से जो है डिप्लायर का पार्ट है। और यहाँ पे मुझे कंडीशन देना पड़ेगा। कंडीशन क्या हो जाएगा? सेपल डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 5। तो मुझे ये आयरिस डेटा फ्रेम में से वो सभी रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे सेपल लेंथ का वैल्यू 5 से ज़्यादा है, और उन चीज़ों को मैं स्टोर करूँगा। मान लीजिए ISL5। व्यू करते हैं अभी इस चीज़ को। व्यू ऑफ I_SL_5। अभी आप इसमें सेपल लेंथ वाला कॉलम देखो तो आप देखोगे कि सारे वैल्यूज़ जो है 5 से ज़्यादा है, राइट। अगर लेकिन आप वही ओरिजिनल में आ जाओ, ओरिजिनल में देखोगे आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ है। कुछ ऐसे भी वैल्यूज़ है जो कि 5 से कम है, और इसमें टोटल 150 एंट्रीज़ है। लेकिन अगर मैं ये जो सबसेट है, सबसेट को देखूं, आप देख रहे हो यहाँ पे 118 एंट्रीज़ है। तो 150 एंट्रीज़ में से 118 एंट्रीज़ ऐसे है जहाँ पे सेपल लेंथ का वैल्यू 5 से ज़्यादा है। मैं इसको मान लीजिए और थोड़ा सा सेग्रीगेट करना चाहूँ तो यहाँ पे देख रहे हो आप वैल्यू जो है 7 से भी ज़्यादा है, 5 से भी, 6 से भी ज़्यादा है। तो इसको और थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर घुसना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आयरिस, फिर से जो है यहाँ पे पाइप ऑपरेटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगा। फिर कंडीशन क्या हो जाएगा? सेपल डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 7। और इसको हम स्टोर करेंगे ग्रेड 7 में, और हम व्यू करेंगे ग्रेड 7 को। और आप देख रहे हो यहाँ पे 12 एंट्रीज़ है। तो जो 150 ओरिजिनल एंट्रीज़ है, 150 में से मेरे पास 12 ऐसे रिकॉर्ड्स है जहाँ पे सेपल लेंथ का वैल्यू 7 से ज़्यादा है। फिर इसी तरह से जो है हम और किसी कॉलम का भी देख सकते हैं। तो ये जो है मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। इस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से मान लीजिए मुझे वो सभी रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे मैं अभी मल्टीपल कंडीशंस देना चाहूँगा। तो एक कंडीशन हो जाएगा जहाँ पे मेरा सेपल लेंथ 5 से ज़्यादा है और मेरा पेटल लेंथ जो है 2 से भी ज़्यादा है। तो 2 कंडीशन हो गए यहाँ पे आयरिस पाइप ऑपरेटर हो जाएगा। फिर ये फाइल नहीं फ़िल्टर होगा यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या है? सेपल लेंथ ग्रेटर देन 5। एंड सेकंड कंडीशन देना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे? पेटल लेंथ ग्रेटर देन 2। और इसको मैं स्टोर करूँगा आयरिस मल्टीपल कंडीशंस। थोड़ा सा बड़ा सा नाम हो गया। व्यू ऑफ आयरिस मल्टीपल कंडीशंस। और अगर मैं इसको देखूं तो आप जो है 2 कॉलम पे ध्यान दीजिएगा। एक कॉलम है आपका सेपल लेंथ वाला, दूसरा कॉलम है आपका पेटल लेंथ वाला। तो अगर आप सेपल लेंथ वाले कॉलम को देखो, आप देखोगे सारे एंट्रीज़ के वैल्यूज़ जो है 5 से ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप पेटल लेंथ वाले कॉलम को देखोगे, यहाँ पे जो है सारे वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा है। तो आपने क्या किया है? आपने फ़िल्टर मेथड यूज़ किया है। फ़िल्टर मेथड के अंदर आपने 2 कंडीशंस दिए, दोनों सेटिस्फाई हो गए, और आपका रिजल्टेंट जो है उसको आपने आयरिस मल्टीपल कंडीशंस में स्टोर कर दिया है। फिर इसी तरह से हम और कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। मान लीजिए मुझे अभी वो सभी वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पे सेपल विड्थ 4 से ज़्यादा है और पेटल विड्थ 1 से ज़्यादा है। तो अभी आयरिस, फिर यहाँ पे पाइप ऑपरेटर दे देता है। फिर हो जाएगा यहाँ पे फ़िल्टर। इसके अंदर पहले मुझे सेपल विड्थ चाहिए। सेपल विड्थ जो है 4 से ज़्यादा होना चाहिए। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? पेटल विड्थ भी चाहिए। पेटल विड्थ जो है 1 से ज़्यादा कर लेते हैं हम। पेटल विड्थ 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम स्टोर करेंगे आयरिस विड्थ में। तो व्यू ऑफ आयरिस विड्थ, और यहाँ पे देख रहे हो नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। इसका मतलब ये है कि मेरे जो 150 रिकॉर्ड्स हैं, इन 150 रिकॉर्ड्स में से ऐसा कोई भी एंट्री नहीं है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, जहाँ पे सेपल विड्थ का वैल्यू 4 से ज़्यादा है और पेटल विड्थ का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करने वाले हैं ggplot2 लाइब्रेरी के साथ।
तो सबसे पहले मेरा काम होगा लाइब्रेरी को लोड करना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइब्रेरी ऑफ ggplot2 और इस तरह से मैंने इसको लोड कर लिया है। और मैं अपना आइरिस डेटा सेट जो है फिर से यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू ऑफ आइरिस। इस तरह से मैंने डेटा सेट को भी लोड कर लिया है। अभी ये जो ggplot2 लाइब्रेरी है ये बेस्ड है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स के ऊपर। तो आप नॉर्मली जब भी कम्युनिकेट करते हो तो कोई भी लैंग्वेज हो तो वो लैंग्वेज जो है कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करता है। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे कि विजुअलाइजेशन भी जो है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लैंग्वेज है। और क्योंकि विजुअलाइजेशन एक लैंग्वेज है वो भी कुछ रूल्स को फॉलो करेगा और उन रूल्स को हम ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स बोलते हैं। और आपका जो ggplot2 का लाइब्रेरी है वो ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स के बेस्ड है। तो अभी ये जो ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स है उसके हिसाब से जो है आप एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर स्टैक कर सकते हो। तो सबसे नीचे जो है आपका डेटा लेयर होता है, उसके ऊपर आपका ईस्थेटिक लेयर आ जाता है, उसके ऊपर ज्योमेट्री लेयर आ जाता है, उसके ऊपर थीम्स लेयर आ जाता है एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है आप एक लेयर के ऊपर एक लेयर स्टैक कर सकते हो और इस तरह से आपका विजुअलाइजेशन वाला प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है ggplot2 के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ggplot और मैं मान लीजिए मैं बस इसको अभी एंटर दबाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे जो है से ब्लैंक वाला स्पेस मिला है। तो इसमें मैं अपना पहला लेयर ऐड करूँगा। मैं लिखूँगा डेटा इज़ इक्वल टू आइरिस और अभी मैं एंटर दबाऊँगा, यही है अभी। इसके बाद मान लीजिए मुझे एक स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो अगर मुझे स्कैटर प्लॉट बनाना है तो मुझे एक्स एक्सिस पे किसी चीज़ को मैप करना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे किसी चीज़ को मैप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास ईस्थेटिक लेयर आ जाता है। तो ये जो आप AES देख रहे हो, AES के साथ जो है मैं ईस्थेटिक लेयर ऐड कर रहा हूँ। ईस्थेटिक लेयर यहाँ पे इसके साथ में जो है मेरे जो कॉलम्स है उन कॉलम्स को मैं डिफरेंट ईस्थेटिक्स पे या फिर डिफरेंट मैट्रिक्स पे मैप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो सेपल लेंथ कॉलम है उसको मैं एक्स एक्सिस पे मैप कर रहा हूँ और मेरा जो पेटल लेंथ कॉलम है उसको मैं वाई एक्सिस पे मैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू सेपल डॉट लेंथ, फिर y इज इक्वल टू पेटल डॉट लेंथ। यहाँ पे मैं l को कैपिटल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे आपके डेटा सेट में हो। अभी मैं एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा ऐसे जो ग्राफ का आउटलाइन है वो बन गया है। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वाई एक्सिस पे मेरा पेटल लेंथ आ गया है और यहाँ पे बॉटम पे जो है मेरा सेपल लेंथ आ चुका है। यहाँ पे आपने ईस्थेटिक लेयर को डेटा लेयर के ऊपर स्टैक कर दिया। और यहाँ पे क्योंकि मुझे एक स्कैटर प्लॉट बनाना है तो उसके लिए जो है मैं और एक लेयर मैप कर सकता हूँ। तो स्कैटर प्लॉट के लिए मेरे पास एक ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री का नाम है जॉम पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो कमांड है उसी कमांड को यूज़ करूँगा, फिर इसके ऊपर मैं ज्योमेट्री लेयर को स्टैक करूँगा तो वो हो जाएगा जॉम पॉइंट। अभी मैं एंटर दबाऊँगा, आप देख रहे हो ये मेरा खूबसूरत सा यहाँ पे प्लॉट बन चुका है, राइट। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे पेटल लेंथ है, एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ है। और अगर आप ये रिलेशनशिप देखो ये थोड़ा सा आपको लीनियर टाइप का दिखेगा, मतलब जैसे यहाँ पे ये सेपल लेंथ का वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है वैसे यहाँ पे ये पेटल लेंथ का भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से जो है मैंने ggplot2 के साथ अपना पहला ग्राफ बनाया है और ये है स्कैटर प्लॉट। तो ये आपको काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा। मैं इसमें थोड़े से कलर्स भी ऐड करना चाहता हूँ। तो कलर्स ऐड करना वो भी काफ़ी सिंपल है। ये मेरा इनिशियल कमांड है। इसमें मान लीजिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा COL और COL इज इक्वल टू मान लीजिए मैं सेट करता हूँ रेड। अभी एंटर दबाऊँगा मैं और आप देख रहे हो ये मेरा ग्राफ में ये पॉइंट्स का कलर चेंज हो चुका है और सारे जो भी ब्लैक कलर के डॉट्स थे वो रेड कलर हो चुके हैं अभी। और इसी तरह से मान लीजिए मुझे अगर रेड कलर नहीं मुझे ऑरेंज कलर देना हो, इसको मुझे बस चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं ऑरेंज लिख दूंगा और देख रहे हो ये अभी यहाँ पे ऑरेंज में चेंज हो गया है। और अभी ऐसा एक कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए कि ये जो मेरे सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस आइरिस स्पीशीज़ में जो है मेरे पास 3 तरह के स्पीशीज़ है। आइरिस फ्लावर में 3 तरह के स्पीशीज़ है, एक है सेटोसा, दूसरा है वर्सिकलर, तीसरा है वर्जिनिका। ये जो 3 अलग अलग स्पीशीज़ है, अगर मुझे 3 अलग अलग स्पीशीज़ को 3 अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करना है वो मैं दिखाता हूँ कैसे करना होता है अभी।
तो फिर से मैं लिख दूंगा ggplot डेटा लेयर में जो है मैं आयरिस को मैप कर देता हूँ। फिर इसके ऊपर जो है मुझे एस्थेटिक लेयर चाहिए। एक्स एक्सिस पे मैं वापस सेपल डॉट लेंथ को मैप कर देता हूँ। वाई एक्सिस पे मैं पेटल डॉट लेंथ को मैप कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं कलर को भी जो है ईस्थेटिक की तरह यूज़ करूँगा। और क्योंकि मैं कलर को ईस्थेटिक की तरह यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये स्पीशीज़ कॉलम को कलर वाले ईस्थेटिक पे मैप कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मुझे ज्योमेट्री लेयर को फिर से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जॉम पॉइंट और यहाँ पे फिर से ये मेरा खूबसूरत सा ग्राफ बन चुका है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कलर के डॉट्स हैं, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ब्लू कलर के हैं, ये जो डॉट्स है ये आपका वर्जिनिका स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ग्रीन कलर के डॉट्स है ये आपके वर्सिकुलर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पिंक या फिर रेड कलर के डॉट्स है यहाँ पे वो आपके सेटोसा स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लू कलर के हैं या फिर वर्जिना स्पीशीज़ वाले हैं उनका सेपल लेंथ और पेटल लेंथ सबसे ज़्यादा है। और जो सेटोसा स्पीशीज़ के फ्लावर्स हैं उनका सेपल लेंथ और पेटल लेंथ सबसे कम है और वर्सिकुलर बीच में आ जाता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स जो है हमें ये स्कैटर प्लॉट से मिल चुके हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये था स्कैटर प्लॉट का एग्जाम्पल। अभी हम लोग हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव प्लॉट कर देता हूँ मैं। और अभी हिस्टोग्राम जो है नॉर्मली जो हमारे एक सिंगल कॉलम है और वो सिंगल कॉलम या फिर सिंगल एट्रीब्यूट जो है न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो कोई भी न्यूमेरिकल कॉलम या फिर न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट का अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है उसके लिए मैं हिस्टोग्राम यूज़ कर सकता हूँ। तो इनमें से मैं जो ये जो सेपल लेंथ वाला कॉलम है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूँगा ggplot और ये जो डेटा लेयर है डेटा लेयर पे मैं सेपल डॉट एक्चुअली मुझे आयरिस को मैप करना है यहाँ पे क्योंकि वही डेटा सेट है। तो आयरिस डेटा सेट को मैंने डेटा लेयर पे मैप कर लिया। फिर आता है मेरा ईस्थेटिक लेयर और ईस्थेटिक लेयर में मैं एक्स एक्सिस पे सेपल डॉट लेंथ यूज़ करूँगा और इसके ऊपर मैं ज्योमेट्री लेयर को स्टैक करूँगा। और क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम बनाना है मैं जॉम हिस्टोग्राम यूज़ करूँगा और अभी एंटर पे हिट करूँगा। ये देख रहे हो ये हिस्टोग्राम बन गया। फिर जूम करते हैं इसको। यहाँ पे ये जो काउंट है ये बता रहा है आपको कितने रिकॉर्ड्स है एक पर्टिकुलर वैल्यू का। तो ये जो बात मान लेता है मैं ये वाला बिन लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो है शायद से कुछ 4.5 से लेकर 5 तक है। तो 4 पॉइंट से अगर मान लेते हैं मैं यही लेता हूँ तो इसको 4.5 वाला वैल्यू ले लेता है। ठीक है, तो ये 4.5 वैल्यू के सेपल लेंथ के जो आपके 10 रिकॉर्ड है। या फिर अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो आपके पूरे 150 रिकॉर्ड्स में से कुछ ऐसे आपकी ये मान लीजिए 11 रिकॉर्ड है जिनका सेपल लेंथ जो है 4.5 के आसपास है। फिर से अगर मैं ये वाला बिन लो यहाँ पे तो ये इसको हम जो है 6.5 मान के चलते ये वैल्यू को। तो पूरे 150 रिकॉर्ड्स में से आपको फिर से शायद से जो है कुछ 12 रिकॉर्ड ऐसे मिलेंगे जिनका सेपल लेंथ जो है 6.5 के आसपास है। और फिर से अगर आप ये वाला बिन लो तो ये जो है आप 8 के बराबर है इसका कुछ सेपल लेंथ। तो इससे आपको पता चलेगा शायद सिर्फ एक या फिर मैक्सिमम 2 ऐसे रिकॉर्ड है जिनका सेपल लेंथ जो है 8 के नज़दीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस हिस्टोग्राम से मिल रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से अगर मुझे इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहूँगा। अभी मेरे पास फिल कलर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो बाउंड्री कलर है और फिल कलर है उसमें डिफरेंस जानना पड़ेगा। जब हम जॉम पॉइंट यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो बस पॉइंट है तो पॉइंट जो है वही एक बाउंड्री है, तो उसमें आप अंदर कुछ फिल कलर यूज़ नहीं कर सकते। और क्योंकि ये हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम को जो है आप एक बाउंड्री कलर भी दे सकते हो और एक फिल कलर भी दे सकते हो। तो ये जो पूरे अंदर का ये जो एरिया है उसके लिए मैं कुछ फिल कलर असाइन करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सेट करूँगा फिल इज़ इक्वल टू, मान लेते हैं एक कलर है जिसका नाम है पेल ग्रीन 4। तो मैं पेल ग्रीन 4 सेट कर देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे पेल ग्रीन 4 आ गया है। अभी मैं कॉल वाला एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकता हूँ। फिल इज़ इक्वल टू पेल ग्रीन 4 हो जाएगा और कॉल इज़ इक्वल टू मान लेते हैं मैं सिर्फ ग्रीन सेट करूँगा यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे ये बाउंड्री कलर भी आ गया है। तो इस तरह से मैंने 2 एट्रीब्यूट यूज़ किए। फिल एट्रीब्यूट यूज़ किया, फिल एट्रीब्यूट को मैंने पेल ग्रीन 4 असाइन किया था
और बाउंड्री कलर के लिए मैंने कॉल एट्रीब्यूट यूज़ किया। कॉल एट्रीब्यूट पे मैंने जो नॉर्मल ग्रीन कलर है, या फिर इसको आप पैरेट ग्रीन भी बोल दो, पैरेट ग्रीन जो कलर है उसको असाइन कर दिया है। ये हो गया है हमारा हिस्टोग्राम। फिर इसके बाद हमारा जो हिस्टोग्राम है उसी तरह से जो है हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए मुझे ये सब बिन्स नहीं चाहिए, मुझे एक ग्राफ टाइप का चाहिए ये डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए, तो मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर से मेरा जो है सिंटेक्स थोड़ा सा सेम ही रहेगा, ggplot2 लिख देता हूँ। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा आ रहा है आयरिस डेटा सेट से। फिर यहाँ पे मैं एस्थेटिक लेयर यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे अभी मान लेते हैं मुझे पेटल लेंथ को एनालाइज करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा पेटल डॉट लेंथ। फिर इसके बाद मुझे क्या करना होगा? मुझे अभी इसके बाद जो है जॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करके एक रहेगा यहाँ पे, तो जॉम फ्रीक पॉली हो गया है। और अभी मैं एंटर पे क्लिक करूँगा, ये देख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे ऐसे ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया। और अगर मैं चाहूँ मैं इसको एक फिल कलर या फिर मैं बाउंड्री कलर देता हूँ। कॉल इज़ इक्वल टू, इसको हम क्या दें? इसको हम जो है ब्लू दे देता है, ठीक लग रहा है इसके लिए। तो हमने जो है ब्लू कलर दे दिया, आप देख लो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व है पेटल लेंथ वाले कॉलम के लिए। तो दोस्तों अभी हमने जो है यहाँ पे विजुअलाइजेशन देख लिया है। थैंक यू।